क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निकल कर आ रहा है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक जो मूल रूप से 1936 में एक भाषण के रूप में तैयार की गई थी, इसका नाम बताना है। तो ये जो पुस्तक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये पुस्तक है। इनके लेखक है ये बेसिकली इस पुस्तक के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये जो पुस्तक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1936 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया एक अविवाहित भाषण था। क्लियर है। और इसमें जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई, सामाजिक समानता पर जोर इसमें दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर की अन्य प्रमुख रचनाओं में द अनटचेबल्स और बुद्धा एंड हिज धम्म शामिल है। और ये जो है ना, भारतीय समाजशास्त्र और राजनीति की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। तो ये याद रखिएगा किसकी पुस्तक है, मोस्टली आपका इनसे क्वेश्चन बनता ही है हर बार। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में अब तक कोई व्यक्तिगत पदक नहीं जीता है, इनका नाम बताना है। और इनका नाम है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, लेकिन ओलंपिक में अब तक कोई भी व्यक्तिगत पदक इन्होंने नहीं जीता है। वहीं पीवी सिंधु जो है ना, इन्होंने 2 ओलंपिक पदक 2016 2020 इनमें इन्होंने कांस्य भी जीता था, 2016 में रजत जीता था। साइना नेहवाल इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। और लवलीना जो बोरगोहान है, इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य जीता। थीम बतानी है तो स्वभाव शुचिता संस्कार स्वच्छता, ये इसकी थीम थी। ये इसकी थीम थी। और ये जो अभियान है ना, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत चलाया गया था। और स्वच्छता को केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि संस्कार और व्यवहार के रूप में अपनाना इसका उद्देश्य है। इसमें स्वच्छता की भागीदारी, सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर और संपूर्ण स्वच्छता पर जोर दिया गया। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। और स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी ना, ये 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का वह कौन सा त्योहार है जो मुख्य रूप से कृषि और नई फसल के आगमन से संबंधित है, इसका नाम बताना है। तो कूट त्योहार करेक्ट आंसर रहेगा। कूट जो त्योहार है ना, ये मणिपुर की कुकी चीन मिजो जनजाति है यहाँ की, इसके द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है ये मिजोरम मणिपुर का। और इसमें फसल की कटाई के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए जो त्योहार है, ये बेसिकली मनाया जाता है कूट त्योहार। इसे चवांग कूट के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है ना। इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, दावत का आयोजन होता है, जो एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण, उत्पत्ति मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। क्लियर है। कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण, उत्पत्ति मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो ये बाइनरी विखंडन के थ्रू होती है, बाइनरी फिशन आपका करेक्ट आंसर है। नए माइटोकॉन्ड्रिया पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन विखंडन से बनते हैं। और इनके पास अपना खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य एटीपी के रूप में कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना है। और यह प्रक्रिया कोशिका चक्र के दौरान ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो इसका नाम बताना है। तो इनका नाम जो होगा ना, ये हो जाएगा सिकंदर लोधी। करेक्ट आंसर रहेगा। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी थी। और 1506 में उसने दिल्ली के स्थान पर आगरा को राजधानी बनाया था। उसने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी नामक पैमाना शुरू किया था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था ना, इब्राहिम लोधी था, जिसे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। तो ये चीजें इस तरह से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी और प्रथम योजना का मुख्य फोकस क्या था। प्रथम योजना का मुख्य फोकस तो पता ही कृषि पर था, है ना। कृषि और किसी में आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय विकास परिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना, इसके द्वारा इसको अंतिम रूप दिया गया था पंचवर्षीय योजनाओं को, और कृषि पर इसका फोकस था पहली पंचवर्षीय योजना का। तो प्रथम योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो प्राथमिक लक्ष्य था, ये कृषि विकास था। एनडीसी की क्या भूमिका थी, तो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, इसके द्वारा दी जाती थी। जीडीपी का संबंध क्या था इससे, तो सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित करना, उसे हासिल करना इन योजनाओं का मुख्य हिस्सा होता था पंचवर्षीय योजनाओं का।
और 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई इसके बाद में। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है ये किसके प्रति होती है? तो लोकसभा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वो होता है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संसदीय प्रणाली जो है ना यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति जवाबदेह रहे और मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किसी भी सदन के हो सकते हैं लेकिन जवाबदेही लोकसभा के प्रति ही होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है और इसकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा है? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग है यहाँ पर 10.41% और इसकी जनसंख्या जो है ना भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% जनसंख्या है। इस तरह से आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। एरिया एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 10.41% क्षेत्रफल में और 5.66% जनसंख्या की दृष्टि से ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए जो क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के कुल भूभाग का लगभग 10.41% कवर करता है और जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.66% है और ये क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है जबकि जनसंख्या के मामले में 7वें स्थान पर तेलंगाना बनने के बाद में यह आया है और यह राज्य अपनी भौगोलिक विविधता अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के कारण सामरिक रूप से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओलंपिक खेलों के इतिहास में बैडमिंटन स्पर्धा में लगातार 2 पदक रजत और कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम बताना है। इनका नाम आपको याद रखना है, पीवी सिंधु हो जाएगा। पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में रजत और 2020 जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता था। प्रथम पदक की बात करें बैडमिंटन में भारत के लिए पहला ओलंपिक जो पदक है कांस्य पदक, ये साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन ओलंपिक में जीता था और सिंधु जो है ना पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है, पहली भारतीय है। ओलंपिक करंट अफेयर के में खिलाड़ियों के मेडल और उनके इवेंट्स से जो है इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपका जिनका भी आगे एग्जाम है इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी हमने ये कवर करवा दिए इनसे मिलते जुलते, कुछ और भी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो देख जरूर से लीजिएगा क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने किस ब्रिटिश कानून के विरोध में 1919 में सत्याग्रह का आह्वान किया था जिसे काला कानून भी कहा जाता था? तो इसका नाम है रोलेट एक्ट। करेक्ट आंसर है रोलेट जो एक्ट है, इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल सकती थी। और गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? तो गांधी जी ने इन्हें बिना वकालत, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा और राष्ट्रव्यापी विरोध शुरू किया। और इसी कानून के विरोध में के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये इसी के विरोध में हुआ था। इस घटना के बाद गांधी जी ने 1920 में बड़े पैमाने पर या बड़े स्तर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 करेक्ट आंसर है इसके लिए। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति से किसी भी दोषी की सजा को कम, क्षमा या निलंबित कर सकते हैं मृत्युदंड सहित, है ना। तो अनुच्छेद जो 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड राष्ट्रपति की, और अनुच्छेद 123 जो है ना राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 जो है ना भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा, ये बेसिकली कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में कुल 8 स्वर्ण पदक जीतकर हॉकी में अपना दबदबा बनाया था? तो ये कौन से ईयर में किया था? तो मैं आपको बता दूं, भारत ने 1980 के मास्को जो ओलंपिक है इसमें अपना 8वां और अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था। भारत ने अब तक ओलंपिक हॉकी में कुल 13 पदक, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य जीते हैं। स्वर्ण युग की बात करें तो 1928 से 1956 तक भारत ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 41 साल बाद हॉकी में कांस्य पदक जीतकर पदक का जो सूखा था ये बेसिकली खत्म किया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 1980 मास्को रहेगा करेक्ट आंसर। 8 स्वर्ण पदक जो जीते थे हॉकी में ओलंपिक में,
भारत ने ये कब जीते थे? यानी कि हॉकी यहाँ नहीं है, यहाँ पर पूछा जब कहा गया है कि भारत ने किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में कुल 8 स्वर्ण पदक जीतकर हॉकी में अपना दबदबा बनाया था, इस टाइप से चीजें बनी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 1980 मास्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पायरुवेट का ऑक्सीकरण होने पर वहां अंततः किन 3 घटकों के संयोजन में टूटता है? तो वो जो टूटता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के इसमें टूटता है 3 घटक में के संयोजन में, है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे कैप्स चक्र कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, जिसे कोशिका की करेंसी कहा जाता है। पायरुवेट कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के टूटने से बनता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। और यहाँ वायवीय शोषण का मुख्य चरण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? इनका नाम बताना है। तो इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई जो चानू है, इन्होंने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। और उनके अलावा रवि कुमार दहिया कुश्ती में इन्होंने भी रजत जीता था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में इन्होंने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था, आपको बताइए। और पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहान और पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीते थे इन्होंने। टोक्यो जो 2020 है भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन था, जिसमें कुल 7 पदक आए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में जब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, तब वहां की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? तो यह था 5.67%, है ना। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद में राजस्थान जो था देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य बना था। इससे पहले मध्य प्रदेश जो था ना, ये पहले नंबर पर था। जनसंख्या का हिस्सा देखिए तो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.67% थी। और क्षेत्रफल में था ये 10.41%। वर्तमान स्थिति अगर अपन देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रतिशत मामूली रूप से बदलकर लगभग 5.66% रहा है। क्लियर है। राजस्थान क्षेत्रफल में प्रथम है, लेकिन जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों से पीछे ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभाएं हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं वहां के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो होती है ना, ये सामान्य राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, इनमें राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और शपथ जो होती है ना, ये नियुक्ति राष्ट्रपति ने, देखिए हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ जो होते हैं ना, ये अक्सर वहाँ के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है मुख्यमंत्रियों को। और उत्तरदायित्व की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसके अलावा दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 239 AA के तहत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरी, है ना, विक्ट्री। तो यहाँ पर विक्टोरी विजय जीत के रूप में आपको बताइए शब्द, इसका सबसे उपयुक्त पर्यायवाची पूछा है। तो यहाँ पर ट्रिम्फ हो जाएगा, सफलता, विजय। पर्यायवाची पूछा है, ना कि विलोम, है ना। तो ये ट्रिम्फ हो जाएगा, विजय, सफलता। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं आपके लिए जो कि आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। समानार्थी शब्द है विक्ट्री, इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द है विन, कॉन्क्वेस्ट, सक्सेस, मास्टरी, है ना, इस टाइप से। और ये प्रयोग करके बनाया गया एक सेंटेंस है। विपरीतार्थ की बात करें तो डिफीट या लॉस हो जाएगा इसका उल्टा। इसके अलावा ह्यूमिलिटी, अपमानित करना शब्द का पर्यायवाची पूछा है आपका, तो ये आपका एम्ब्रेस हो जाएगा, शर्मिंदा करना, है ना। मल्टीफाई हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। तो इनका भी आपको थोड़ा सा देख लेना है चीजें। बाकी अगर अपन बात करें मैथ्स में, तो गाइस मैथ्स में ट्रेन से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। बोर्ड मास जो है ना, इससे 4 से 5 प्रश्न बता रहे हैं। आयत का विकर्ण निकालना, जिसमें लंबाई चौड़ाई की 4 गुना थी और परिमाप दिया गया था। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्वेश्चन था, यदि 30% लाभ हो रहा है और सेलिंग प्राइस दिया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, थोड़े कैलकुलेटिव थे। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन थे। एवरेज और रेशियो और परसेंटेज से भी जुड़े बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस वाले, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से परसेंटेज बेस पर आधारित क्वेश्चन थे। पैरामीटर पर ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया था।
बोडमास के नियम पर आधारित 2 थे, समय गति के अनुपात पर आधारित है जिसमें 2 ट्रेनों की लंबाई गति दी गई थी, उनके मिलने का समय पूछा था। और डेसिमल्स रिलेटेड थे सिंप्लीफिकेशन में डेसिमल वाले, है ना? स्क्वायर रूट से क्वेश्चन था आपका, गुणनफल, वर्गमूल, टाइम एंड वर्क था, एलसीएम एचसीएफ बता ही चुके हैं आपको, है ना? इनकम